Dear students, in this session we will try to understand matter and its physical properties. यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने आसपास एवरीथिंग जो कुछ भी प्रेजेंट है उसको हम मैटर के कैटेगरी में रखते हैं और हम लोग जो है यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम मैटर कह सकते हैं या मैटर वो हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनका नेचर क्या है। तो यह हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, मैटर को समझने का प्रयास करते हैं। मैटर हम लोग जो है बहुत पहले से इसको पिछली कक्षाओं में भी मैटर को हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं, इसको जो है हम लोग डिफाइन करने का प्रयास किए हैं और डिफाइन करते हैं। मैटर क्या, व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी वह सारा कुछ हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, एवरीथिंग, वो सब जिसमें कुछ ना कुछ मास है, यानी कुछ ना कुछ उसका वजन है और उसका वो कुछ ना कुछ जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ स्थान घेरता है, तब हम उसको मैटर कहते हैं। मैटर मीन्स एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब उसमें भार हो और वो स्थान घेरने का कार्य करता हो। तो कोई भी चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं, हर एक चीज जो देखते हैं, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, आपका कॉपी कलम जो भी है, मार्कर, ये यानी जितना भी हम लोग कपड़ा वगैरह सारा जो कुछ पहने हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास प्रेजेंट है, ऑल थिंग इज मैटर। हाँ, अब उसमें कुछ ऐसी चीजें जैसे अब हमने कह दिया कि ऑल थिंग इज मैटर, तो जो कुछ भी है सब मैटर है, लेकिन उसी में अगर कोई भाव हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ते हैं, तो भाव जैसे हंसना, रोना, तो हंसी, तो ये सारी चीजें जो है, घृणा, दुख, शोक, तो ये सब चीजें जो है, ये चूंकि एक भाव है, इसको ना ही हम माप तोल सकते हैं और ना ही ये कहीं पता चलता है कि कहीं स्पेस ऑक्यूपाई किया है नहीं किया है। तो भावनाएं जो है, इनको छोड़कर जितनी भी फिजिकल रूप में हम चीजों को देख पाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो मैटर के अंतर्गत आती हैं। तो हम एक लाइन में इसको डिफाइन कर देंगे कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग that has mass and occupy space is called matter। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो कुछ भी, जितनी भी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं, वो सारी चीजें जो है मैटर के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ कुछ ऐसे एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे बहुत लोग पूछ देते हैं कि आपने हवा को देखा है, कि हवा हमारे आसपास तो है, हम उसको फील करते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं कि हाँ हवा जो है कि नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं उसको, ये करते हैं। तो इसमें एक बहुत ही ये टिपिकल सा क्वेश्चन होता है कि इज एयर अ मैटर, इज एयर अ मैटर, यानी कि क्या हवा जो है ये मैटर है या नहीं है, हवा को हम पदार्थ कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो इसके दो क्राइटेरिया है, पहली क्राइटेरिया मास और दूसरी क्राइटेरिया स्पेस। स्पेस को हम लोग जो है सिंपल कॉमन लैंग्वेज में इसको वॉल्यूम भी कर देंगे, कॉमन वे में स्पेस या फिर वॉल्यूम। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इन दोनों कैटेगरी, इन दोनों क्राइटेरियंस पर हमारा एयर जो है वो खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो बहुत सिंपल सा इसका एग्जांपल है कि अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरें, तो वी सी दैट as we blow air into the balloon become inflated। यानी कि जब हम हवा भरते हैं गुब्बारे में, तो हवा, बैलून क्या होता है, धीरे धीरे फूलने लगता है। इसी तरह से हमारे साइकिल का टायर या गाड़ियों के टायर्स जो होते हैं, जब हवा उसमें से निकल जाती है तो वो पिचक जाते हैं, हम चला नहीं पाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही हम हवा भरते हैं फिर से वो अपना शेप जो है गेन कर लेता है, यानी इन्फ्लैट हो जाता है। फुटबॉल है, उसी तरह से अगर हवा निकल जाए तो हम नहीं खेल पाते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाता है, और जब उसमें हवा भरते हैं तो फिर वो फुली इन्फ्लेटेड हो जाता है, यानी कि
पहले अगर हवा थोड़ा कम रहता है, हम दबाते हैं तो थोड़ा दबता है, यानी अंदर की तरफ धंसता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हवा भर दें और उसके बाद दबाएं तो नहीं दबता। इसका मतलब कि पहले थोड़ा सा स्पेस था, उस स्पेस को और ज्यादा हवा से भर दिया गया, जिससे कि अब वो जो है प्रेस नहीं हो रहा है, नहीं धंस रहा है। तो ये एक सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि किसका, कि वॉल्यूम का या स्पेस का, कि एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है या नहीं करता है। उसके अलावा जो है एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मतलब हम लोग जैसे कोई भी बर्तन देखते हैं, एज वी टेक द बॉटल, अगर इस बॉटल को लेते हैं तो अभी इसमें पानी नहीं है, मतलब कुछ भी देखने से तो कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है कि कुछ भी है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो एयर जरूर है। कैसे कि अगर इस चीज को हम अगर एक बाल्टी में ऐसे डुबोएं, ऐसे अगर डुबोते हैं धीरे धीरे इसमें से पानी, इसमें अंदर पानी जाता है, तो देखते हैं कि एयर के बबल्स जो है बाहर जैसे जैसे बाहर आएगा उतना ही पानी अंदर जाएगा। इसी को अगर हम उल्टा करके ऐसे ऐसे जो है अगर डालें तो पानी अंदर नहीं जाता है, थोड़ा सा जाता है, बाकी नहीं जाता है, चाहे इसको कितना ही नीचे हम दाब दें। कारण क्या होता है कि इसमें एयर भरा हुआ है, और जब तक इसमें से एयर नहीं निकलेगा तब तक जो है वाटर इसके अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब कि एयर जो है स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो ये दो चीजें हैं। अब एक तो जो इसका बच जाता है कि मास इसमें है या नहीं है, तो इसके लिए जो है बहुत सिंपल से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एक जो है सिंपल सा डंडी लेंगे और उस डंडी को इस तरह से, जैसे तराजू होता है उस तरह से बीच से ऐसे कोई सपोर्ट हो, यहाँ पर बांध दें या यहाँ पर ऐसे लगा दें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक धागे से यहाँ बांध दें, ऐसे बांधे कि दोनों जो है ये बैलेंस हो, मतलब कि हम इसको फ्रीली सस्पेंड करें तो ये बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता हो, मतलब एकदम बराबर हो। अब क्या करें कि हम दो ऐसे बैलून लें, दो सेम साइज सेम शेप के बैलून लें और उन बैलून्स को पहले जो है ऐसे लटका करके बैलेंस कर लें। ठीक है, किसी भी हुक की सहायता से या धागे की सहायता से पहले जो है लटका करके और बैलेंस कर लेंगे कि हाँ ये बैलेंस है या नहीं है। अब क्या करेंगे कि दोनों बैलून्स में हवा भरेंगे, हवा भर करके और हम जो है अंदाज से ही, अनुमान से ही बराबर हवा भरेंगे और फिर उसको लटकाएंगे, फिर जो है बैलेंस करेंगे, देखेंगे कि हाँ यदि ये बैलेंस है। अब क्या करेंगे कि जैसे ये बैलून्स जो है इन्फ्लेट हो गया, इन्फ्लेटेड हो गया काफी, मतलब बराबर। अब क्या करेंगे कि इस बैलून, किसी एक बैलून को यहां हम नेमिंग कर देते हैं ए एंड बी। अब इसमें से किसी एक बैलून को हम पिन प्रिक करें। एक चीज ध्यान रखेंगे कि पिन प्रिक इस हिसाब से करेंगे कि ये ब्लास्ट ना करें, क्योंकि जब बैलून ब्लास्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि उसका कुछ हिस्सा जो है फटकर बाहर निकल जाता है, और अगर ऐसे में फटकर बाहर निकल गया तो इसका मतलब कि उसका कुछ पार्ट ही बाहर निकला है, जिसकी वजह से वो ज्यादा हल्का हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा उसको इस सावधानी से जैसे इस पकड़ के थोड़ा सा होल्ड कर देंगे, जिससे कि एयर केवल बाहर निकल जाए, उस बैलून में कोई क्षति ना हो। दूसरा, तब हम देखेंगे कि जो हम बराबर में एकदम लटकाए थे बैलून्स को, अगर इसको हमने पिन प्रिक किया, इसका जब एयर निकल गया तो ये नीचे आ जाएगा और ये पलड़ा जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये अगर हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है तो हम क्या करें कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो है हर जगह मिल रहा है, हर दुकान पे है। आप सिंपल से क्या कीजिए कि एक जो है फुटबॉल लीजिए, उस फुटबॉल को जब वो डिफ्लेटेड है, मतलब जब वो पिचका हुआ है, बिल्कुल भी उसमें एयर नहीं है, तब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे रख के और उसका वेट जो है माप लेंगे और उसको नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि उसमें उतना एयर भरेंगे, मतलब जितना उसमें जा सकता है, जितना वो कंटेन कर सकता है, एज मच एज उतना हम एयर भरेंगे और फिर उसी वेइंग मशीन पर उसी फुटबॉल को जो इन्फ्लेटेड है, फुल्ली एयर पैक्ड है, एयर टाइट है, तो उसको जब हम वे करेंगे तो देखेंगे कि दोनों में अंतर आ गया। तो एक्चुअली में ये अंतर किसकी वजह से आया? तो एक स्थिति थी, पहली स्थिति थी जब वो फुटबॉल जो था मतलब डिफ्लेटेड था, पिचका हुआ था, उसमें एयर नहीं था, उस समय का वेट, और जब उसको फुल्ली इन्फ्लेटेड किए, एयर टाइट किए और बहुत ज्यादा उसमें हवा भर दी और तब उसका वेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। तो यह वेट में इंक्रीज किसकी वजह से आया? एयर की वजह से आया। तो ये दो एक्टिविटी जो है ये प्रूफ करते हैं कि एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्युपाई करता है और उसमें मास भी है।
मास को थोड़ा सा आप लोग ये समझ लीजिए कि मास और वेट थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं दोनों। ये आप ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियरली बताऊंगा, बस थोड़ा सा ऐसे जान लीजिए कि मास इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैटर इन अ पर्टिकुलर थिंग, यानी किसी ऑब्जेक्ट में एक्चुअल कंटेंट यानी कि वो उसमें कण जो है वो वास्तव में कितने हैं, क्या है, उसका परिमाण क्या है, वो उसका मास कहलाता है। वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप पृथ्वी पे ले जाइए, चाहे पृथ्वी के किसी भी छोर पे ले जाइए, चाहे मंगल पे ले जाइए, चंद्रमा पे ले जाइए, कहीं भी लेके जाइए, वो जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वेट जो हम लोग मापते हैं, हम लोग जो कॉमन जो मापतोल करते हैं, इसमें हम वेट मेजरमेंट करते हैं, और वेट जो होता है ये मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसको जी से हम डिनोट करते हैं। तो इतना के इसको हम लोग जो है वेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हमें बस ये जानना है, क्योंकि ये वेट भी तभी होगा कि अगर मास अगर जीरो हो तो वेट क्या होगा, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो मास इसमें है तभी इसका वेट कुछ ना कुछ है, अगर मास नहीं होता तो वेट बिल्कुल नहीं आता, जीरो होता। तो यहां हम थोड़ा सा ये समझ लेंगे। तो हमारे दोनों क्राइटेरिया कि मास होना चाहिए और स्पेस, ये दोनों एयर में होता है। तो अब हम इजीली वी कैन आंसर एयर इज अ मैटर एज इट कंटेन्स सम मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस आल्सो। ये स्पेस भी ऑक्युपाई करता है और मास भी कंटेन करता है। अब जो है आगे जो बात आती है कि तब यहां दो चीजें चलती है, दो बातें चलती हैं कि मैटर जो है ये क्या यह जो है एज इट इज जैसे हम देखते हैं वैसा ही है, या फिर इंटरनली जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से कंस्टिट्यूट हुआ है। मतलब कि फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर की अगर हम बात करें, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, इसकी अगर बात करें तो यहां दो बातें आती है। एक कि अगर ये जैसे ये कहता है कि इतना बड़ा अगर जो है हमारा ये मार्कर है, तो यह मार्कर एज इट इज है, इसमें कोई जो है कुछ अनदर थिंग नहीं है। या फिर हम एक ईंट का टुकड़ा लेते हैं, मतलब एक ईंट लेते हैं, तो वो भी कहता है कि नहीं वो एक है, यूनिट है। और एक थ्योरी कहती है या एक बात जो है वो कहती है कि नहीं, अगर ये मार्कर भी है तो इसमें मोनोमर्स है, मतलब ये प्लास्टिक जो भी होता है पॉलीमर होता है, तो इसमें मोनोमर मतलब हुआ कि जैसे ईंट जो है, ईंट को हल्का हल्का रगड़ेंगे तो उसमें से डस्ट टाइप का आता है, मतलब सैंड के पार्टिकल्स उसमें से बाहर आते हैं छोटे छोटे। उसी तरह से ये जो बनता है इसमें बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ करके जो है एक संरचना बनाते हैं, और जिसको हम लोग जो है फिजिकली देख पाते हैं। अगर उन्हीं पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया जाए, सारे पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाए, तो वो चीजें हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो काफी छोटी होती हैं। तो ये क्या हुआ कि ये यूनिट है, और दूसरा थ्योरी कहता है कि नहीं ये यूनिट नहीं है। जो लेटर जो बातें आई निकलकर सामने आई रिसर्च से कि नहीं ये यूनिट नहीं है, इसमें जो है मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल से भी छोटे एटम्स हैं, और उन एटम्स को भी जब फर्दरली डिवाइड किया गया तो देखा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है और भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मतलब कि जितने भी मैटर इंक्लूडिंग अर्थ एंड इंक्लूडिंग द यूनिवर्स, मतलब हमारे आसपास या यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो सब बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स से बने होते हैं। और ये पार्टिकल्स जो है इतने छोटे होते हैं कि अगर उसको अकेले अकेले कर दिया जाए तो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, मतलब कि ऐसे हम देखने का प्रयास करें तो हम नहीं देख पाएंगे। एयर के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है कि एयर के भी पार्टिकल्स जो है काफी दूर दूर होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम उसको जो है आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल नेचर में क्या आता है कि ये जो है एक ब्लॉक नहीं, कोई भी मैटर जो है एक ब्लॉक नहीं होता है, यह जो है बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो दो चीजें हमने जाना, एक कि जो भी मैटर है उसमें स्पेस, उसमें मास और उसमें वॉल्यूम जो है जरूर होता है। दूसरा चीज कि कोई भी मैटर जो है, जो कुछ भी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं वो यूनिट नहीं है,
वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। अब यहाँ आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर है जो इन पार्टिकल से मिलकर बना है। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि भले ही हम लोग ये पढ़ते हैं कि एटम की खोज जो है डाल्टन ने की थी और उसका स्ट्रक्चर भी जो है फाइंड आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन उससे बहुत पहले अपने यहाँ महर्षि कनाद थे। महर्षि कनाद ने कहा था कि किसी भी मैटर को अगर हम काटते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि इतने छोटे पार्टिकल्स, मतलब इतना छोटा वो टुकड़ा बनेगा कि उस टुकड़े को काटना जो है संभव नहीं होगा। अगर उसको काटते हैं तो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएंगे। वही चीज डाल्टन ने कहा कि भाई एटम डिविजिबल नहीं है। लेकिन फिर बाद में जो है और भी जब रदरफोर्ड का ये हुआ, रदरफोर्ड आए, जेम्स चैडविक आए, ठीक है, गोल्डस्टीन, इन लोगों ने जो है देखा कि नहीं इसको एटम को और बांटा जा सकता है, लेकिन जब उसको बांट देते हैं तो फिर जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं रह जाता है। तो ये चीज आप नोट करेंगे कि डाल्टन से भी बहुत पहले अपने यहाँ के महर्षि कनाद थे। इन्होंने बताया था कि वो कण से ही, कोई भी मैटर है वो बहुत ही सूक्ष्म कण से बना होता है, और वही चीज यहाँ भी हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि इस मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो पहला चीज जो है, पहला इसमें आया कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उसको हम तो बहुत स्मॉल होते हैं। एंड हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इसको जो है हम इतना छाट करके इतना भी समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यहां हम वेरी स्मॉल इसलिए लगा दिए कि ये चीज हमारे ध्यान में रहेगा कि ये बहुत छोटे होते हैं, जिसको देख पाना जो है अकेले देख पाना संभव नहीं है। तो जितने भी मैटर हैं उनके पार्टिकल्स जो है उसमें कुछ ना कुछ स्पेस है। इसको अब कैसे समझा जा सकता है, तो जैसे हम लोग जो है शरबत बनाते हैं, शरबत जब बनाते हैं तो उसमें पानी, और पानी में हल्का अगर चीनी या नींबू का रस डालते हैं, हल्का डालते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं, हल्का डालते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें जो है उसका लेवल इंक्रीज नहीं करता है। लेकिन वो चीनी फिर जो है जब घुला देते हैं तो पता नहीं चलता है वो कहाँ गई। इसका मतलब कि वो चीनी के पार्टिकल्स जो बड़े बड़े थे, चूंकि वो जो है एग्रीगेट हुए थे, कुछ क्रिस्टल्स जो है एग्रीगेट हुए थे, कुछ एटम्स उसके पार्टिकल्स एग्रीगेट हुए थे, जिसकी वजह से क्रिस्टल के रूप में भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब उसको घुलाते हैं तो सारे उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, और वो पार्टिकल्स जो, जैसे ये ग्लास हो गया, तो इस ग्लास में अगर यहां तक पानी है, तो अगर हम इसमें जो है एक चम्मच चीनी भी अगर डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं, तो पहले तो ये हमें नमक दिखाई देता है, लेकिन फिर जब इसको घोल देते हैं तो फिर ये क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होकर के, और एज्यूम कीजिए कि ये पार्टिकल्स जो हैं ये वाटर के हैं, पानी के हैं। अब ये पानी के पार्टिकल्स हैं, तो इस पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ जगह है। अब चीनी जो डाले तो पहले तो क्या था, पहले ये बड़ा बड़ा था, उसके मुकाबले काफी बड़ा बड़ा ऐसे चीनी का पार्टिकल्स था। जब ये घुल गया तो ये पार्टिकल्स अब इतने बड़े नहीं रह करके ये क्रिस्टल जो है वो टूटा और अलग अलग पार्टिकल्स हो गए। अब ये पार्टिकल्स इस तरह से जो भी इसके बीच जगह है उसी में एडजस्ट हो गए। तो जब उसके बीच जो जगह है उसमें एडजस्ट हो गए, इसका मतलब कि इसी वजह से इसका जो लेवल था वो इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होता, उसके अंदर ये नहीं जाता, तो क्या होता, जो कुछ भी हम डाले उसमें थोड़ा सा लेवल इसका इंक्रीज होता। सिंपल सा, जैसे कि हम अगर इसी ग्लास में जो है बालू रख दें और सैंड में हम पानी डालें, तो हम देखते हैं कि पानी डालते जाते हैं कुछ हद तक, मतलब एक लिमिट तक जो है पानी ऊपर नहीं आता है। हम पानी डालते हैं वो सोख करके अंदर चला जाता है। इसका मतलब कि उसके बीच जो स्पेस है उसी में पानी चला गया।
और जैसे ही वह स्पेस भर जाता है उसके बाद अगर हम पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो पानी का लेवल क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। इसका मतलब कि अगर जो है उसके अंदर स्पेस है तो हम अगर कुछ ऐड करते हैं, अदर मैटर को ऐड करते हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा। और अगर स्पेस नहीं है तो अनदर मैटर अगर हम ऐड करेंगे तो निश्चित है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो यहां पर इंक्रीज नहीं करता है, इसका मतलब कि उसके बीच में क्या है, स्पेस है। अब इस स्पेस को अगर देखें तो यह स्पेस सॉलिड में सबसे कम होता है, सॉलिड में सबसे कम, और इससे ज्यादा होता है लिक्विड में, और इससे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा होता है गैसेस में। तो सॉलिड में कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैसेस में सबसे ज्यादा। दूसरा आता है हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कोई भी पदार्थ है तो उसके कण जो है लगातार घूमते रहते हैं, कभी भी बिल्कुल रेस्ट में नहीं रहते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि इन द यूनिवर्स नथिंग इज इन द रेस्ट, यानी पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल रेस्ट में हो, बिल्कुल एक ही जगह पे स्थिर रहता हो। गतिशीलता सबका जो है कैरेक्टरिस्टिक है, यानी सबके जो है अभिलाक्षणिक गुण है। जितने भी पदार्थ हैं वो सब जो है किसी न किसी जो है अक्ष के परितः या किसी चीज के अराउंड जो है वो घूम रहे हैं, लगातार जो है कंटिन्यूअसली जो है वो गति में है। अब आता है बात कि मैटर में कैसे, जैसे अब हम मान लें कि ये जैसे मार्कर जो है, मार्कर भी पार्टिकल से बना है। अगर इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं तो फिर ये डिफॉर्म क्यों नहीं होता है, हो जाना चाहिए। लेकिन ये चीज भी जो है कि एक लिमिट है इसमें, कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत कम मूव करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स ऑल अराउंड मूव करते हैं। जैसे कि अगर ये एक पार्टिकल है सॉलिड में ऐसे, तो इसमें अगर हम देखें कि ये अगर इसके पार्टिकल्स हैं तो इसमें जितनी जगह है, जैसे यहां से यहां तक ये जगह है, तो ये क्या करता है कि ये यहां से और यहां तक, ये फिर यहां से यहां तक ऐसे जो है मूव करता है, यानी कि एक तरह से वाइब्रेशन जैसे हम कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन जैसे करता है तो एक लिमिट में ही ये मूव करता है, इस वजह से ये डिफॉर्म नहीं होता है, यानी कि इसका शेप चेंज नहीं होता है। लेकिन लिक्विड क्या करता है कि लिक्विड में है क्या कि वह क्या करेगा कि उसके पार्टिकल्स अगर हैं तो ऑल अराउंड, यानी ये क्या करेगा कि इसके चारों ओर ही घूम सकता है, ये इसके चारों ओर घूम सकता है, मतलब कि वो ऑल अराउंड घूम सकता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो एक मान लीजिए कि जैसे गाय बांधी गई है या कोई भी चीज हम बांधे हैं, कोई जानवर बांधे हैं, कुत्ता बिल्ली कुछ बांधे हैं, तो अगर बांधे हैं रस्सी कमजोर है तो क्या होगा, तोड़ के चला जाएगा। और रस्सी मजबूत है तो जहां बांधे हैं उसी जो है जो भी खुट्टा वगैरह जो भी है उसके आसपास ही वो घूमेगा, उससे दूर वो नहीं जा सकता है। इसी वजह से इसमें बहुत कम मूवमेंट होती है, इसमें जो है ज्यादा मूवमेंट होती है। और गैस का तो कोई पता है नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब एक तरह से समझिए कि हमारा कुत्ता है कि पूरा जो है मोहल्ला छान मारेगा, जहां भी मन करे वहां जाएगा, ये जितना जगह इसको जहां तक जा सकता है उतना दूर जाता है। तो ये सबसे ज्यादा मूव करता है, ये उससे कम मूव करता है, और ये सबसे कम मूव करता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे? तो सॉलिड में हम देखते हैं कि उसका शेप नहीं चेंज होता है, इसका मतलब कि पार्टिकल जो है वो एक निश्चित दूरी तक ही मूव करता है। लिक्विड और गैसेज में जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में कि कोई भी हॉट फूड होता है, यानी गर्मा गर्म खाना कहीं दूर भी बन रहा होता है, या फिर मतलब हम कहीं घर में ही है रसोई में बन रहा होता है, तो हमें उसकी स्मेल जल्दी ही मिल जाती है। लेकिन वही अगर खाना जो है ठंडा हो जाता है तब हम काफी नजदीक जब जाते हैं तब हमें स्मेल मिलती है। कारण इसके पीछे यही है कि यहाँ गैस जो है चूंकि वो हॉट है तो वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है तो उसके साथ साथ जो भी स्मेल के पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ जो है वेपराइज हो रहे हैं।
निकल रहे हैं, और चूंकि वो गैसेस के फॉर्म में है, इस वजह से दूर ट्रेवल करते हैं, तेजी से ट्रेवल करते हैं और हमारी नाक तक पहुंचते हैं और हम उसको आसानी से स्मेल कर लेते हैं। लेकिन जब ठंडा होता है तो वो उतने जो है मूविंग नहीं, उतना ज्यादा मूव नहीं करता है, और उतना ज्यादा मूव नहीं करता है, इसलिए दूर से उसे नहीं डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक हो गया। दूसरा इसमें एक सिंपल सी चीज कि अगर जो है हम एक ग्लास लें और इसमें थोड़ा सा हम पानी ले लें, अब ये मूव करता है कि नहीं मूव करता है, तो इसमें हो गया कि अगर जो है हम क्या करें कि ये बॉल पेन जो होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, इसकी स्याही अगर इसको एक पतला धार से ऐसे गिराएं तो हम देखते हैं कि एक स्टिक के रूप में सीधे नीचे जाता है। नीचे जाकर के और इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दे कुछ देर तक, तो पहले तो ये लगता है कि एक धागे की तरफ गया और नीचे जाके बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर में धीरे धीरे जो है इस पानी का कलर जो है बदलना शुरू होता है और पूरा पानी जो है थोड़ी देर में ये नीला हो जाता है। अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने जो है यहाँ पे 10 गोलियां रख दी, इन गोलियों को अगर कुछ भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तो जिस पोजीशन में इसको रखे उसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन इसी को अब इधर से एक ढेला मारे, इधर से मारे, चाहे इधर से मारे, चाहे इधर से मारे, होगा क्या कि ये छिटकेगा, यानी कि ये स्प्रेड करेगा। सेम थिंग यहाँ कि जो ये स्टिक गया, ये तो बिना डिस्टर्बेंस के जहां था वहां बैठ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जो पानी के पार्टिकल्स थे ये मूव कर रहे थे, या इस स्याही के भी पार्टिकल्स हैं, इसमें भी मूव करने की कैपेसिटी है, इसकी वजह से दोनों आपस में टकराया और टकराने की वजह से जो है बार बार टकराया, जिससे कि ये धीरे धीरे चारों ओर फैल गया। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें जो है एक आता है ब्राउनियन मोशन करके, आप जब पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस में आता है ब्राउनियन मोशन। तो जो भी जिगजैग मोशन, जैसे कि अगर ये कोई वेसल है, इसमें कोई लिक्विड है या कोई पार्टिकल इसमें डाल दिए, तो इसका अगर एक पैटर्न है मूव करने का, तब तो ये सिंपल मोशन कहा जाता है। लेकिन यही अगर जो है ऐसे सिंपल पैटर्न नहीं करके कभी इधर गया, 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 यानी जिगजैग जो है उसका कोई पैटर्न नहीं हो, तब हम इसको ब्राउनियन मोशन कर देते हैं। तो ये भी चीज हम लोग समझ गए कि जितने भी पार्टिकल्स हैं और जितने भी मैटर हैं उनके पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब आता है तीसरा हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये तो सिंपल सी बात है कि अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो कोई भी ऑब्जेक्ट बना पाना जो है संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसके भी पार्टिकल्स हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, जिससे कि इसका सॉलिड शेप बना हुआ है और हम इसे लिखने में सफल हो पाते हैं। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो ये क्या होता, कभी भी इंटीग्रेट होता ही नहीं, हमेशा जो है डिसइंटीग्रेट रहता, यानी कि कुछ पार्टिकल्स इधर होते, कुछ पार्टिकल्स उधर होता, और तब जो हम इससे काम नहीं कर पाते। अब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम जो होता है वो गैसेज में। इसको जो है गैसेज में सबसे कम या नेग्लेजिबल भी मानते हैं, नेग्लेजिबल यानी नगण्य, यानी कि बिल्कुल ऐसा भी माना जाता है कि इनमें बिल्कुल होता ही नहीं है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। इसी वजह से सॉलिड क्या करता है कि अपना शेप बनाए रखता है, रिजिड शेप होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल जो है बहुत टाइटली एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लिक्विड जो है उसमें मॉडरेट होता है, इस वजह से ना तो वो पूरी तरीके से अपने आप अलग हो पाते हैं और ना ही एक दूसरे को बहुत जकड़ के रखते हैं, और गैस के तो है ही नहीं। इसी वजह से अगर जो है हम इसको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो अगर एक हुआ कि मड है, कीचड़ है, उसमें हमें चलना हो तो क्या होता है, हमें काफी तकलीफ होती है। कारण क्या होता है कि हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं जल्दी, एक तो पैर उसमें फंस गया, जल्दी अलग नहीं होगा, वो ज्यादा जकड़े रहता है। वही जो है अगर पानी में चलना हो
तो मड से थोड़ा सा आसान है, लेकिन हम ऐसे जो पृथ्वी पर चलते हैं उससे थोड़ा सा मुश्किल है। और वही चीज जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे आसपास ऑल अराउंड अस एयर तो है, लेकिन एयर चूंकि गैसियस सब्सटेंस है, और गैसियस सब्सटेंस होने की वजह से गैस जो होता है इसके पार्टिकल्स बहुत आसानी से अलग होते हैं। इस वजह से हम आसानी से जो है उसको हटाते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम उसको हटा रहे हैं। लेकिन वहीं जब पानी को हटाना हो तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर कोई सॉलिड चीज है तो हटाने का जो है प्रश्न ही नहीं उठता है कि मिट्टी से अगर पूरा दबा जाए तो फिर उसमें से निकलना आसान नहीं है। पानी से दबा देंगे निकल जाएंगे, एयर में तो दबने का चांस ही नहीं है। तो वो चीज हम आसानी से समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका है कि कोई डाइवर जो होता है, मतलब कि डाइवर मतलब यहाँ गोताखोर, कि गोताखोर आप देखे होंगे फिल्मों में कि वो सब सूट वगैरह पहन लेता है, जैसे समुद्र के अंदर या नदी में, या सोशल मीडिया पर भी कि नदी में कहीं कुछ डूब जाता है, कोई डूब जाता है या कोई सी चीज गिर जाती है, तो उसको खोजने के लिए जो जाते हैं उसको हम डाइवर करते हैं, गोताखोर करते हैं। वो लोग क्या करता है कि आसानी से पानी के अंदर जो है जितना गहराई में जाना चाहे वो जा सकता है, या पानी के अंदर ही जो है आगे कुछ जा सकता है। इसके पीछे क्या कारण होता है, ये आपका उसमें क्वेश्चन है। तो उसका आंसर यही है कि चूंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो है बहुत मजबूती से बने हुए नहीं होते हैं, कि दे हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे कैन बी इजीली गेट अपार्टेड, यानी उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। और गोताखोर भी यही करता है कि उसको आसानी से अलग कर देता है और आसानी से आगे बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो चीजें जाना उसमें पहला चीज कि मैटर क्या है, दूसरा चीज कि नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, कि मैटर जो है कैसा, कि जो भी हम देखते हैं वो यूनिट है या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो कोई भी चीज यूनिट नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो पार्टिकल जब जितनी अधिक मात्रा में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, वो ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स, कि अगर पार्टिकल्स हैं तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक मेन में है कि ये बहुत छोटे होते हैं और हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इनमें जो है इनके बीच जगह होता है। सबसे ज्यादा जगह जो है गैस में, उससे कम जगह जो है लिक्विड में, और उससे कम जगह सॉलिड में। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि बराबर जो है मूव करते रहता है, कुछ भी जो है बिल्कुल स्थिर नहीं है। हाँ, अब ये जितना जगह उसके पास अवेलेबल है उतना ही घूमता है। तो सॉलिड में सबसे कम मूवमेंट होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती है, और गैसेस में तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से होती है। इसी वजह से कोई भी सेंटर हम दूर से ही स्मेल कर लेते हैं। तीसरा है कि अट्रैक्ट ईच अदर, कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली जुड़े होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में बिल्कुल न के बराबर होता है लेकिन बिल्कुल न के बराबर, जिसको हम नेग्लिजिबल भी मान के चलते हैं कि बहुत कम होता है। तो ये चीज जो है हम पार्टिकल्स के बारे में समझे। अब आगे जो है हमें अगली वीडियो में जानना है स्टेट ऑफ द मैटर, की मैटर के कौन कौन से स्टेट हैं, जिसमें जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 अवस्थाएं आप जाने भी होंगे, और उसके आधार पर हम मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को भी डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। अब इस वीडियो को आप लोग देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। बुक्स भी है, इसके अलावा जो है आपको असाइनमेंट का ऐप में ही जो असाइनमेंट वाला ब्लॉक है उसमें अगर आप टच करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको नोट्स मिलेगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय नीचे जो है एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करके आप जो भी डाउट है उसको जो है अपलोड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।